हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की केमिस्ट्री चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो चल रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया था और आज आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है। जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो टॉपर ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलने वाला क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स का नोट्स और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको देखने को इसमें मिलने वाला है, जिसमें आप लोग अगर सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 90 से 95% तक स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज इसका मात्र 100 रुपीज़ है और इसका नंबर आप लोग देखेंगे तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और आपको वहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल को भी बना लीजिए, तो मैंने उसको बना लिया है। आप लोग जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। साथ ही में जब भी मैं इन हिंदी और इंग्लिश में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगा वो सारा जो पीडीएफ होगा आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है, जिसमें आप लोग को नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखा था और आज ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने वीडियो को समाप्त कहाँ पर किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में वीडियो की जो शुरुआत थी, हम लोगों ने पदार्थ यानी मैटर से स्टार्ट किया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पदार्थ के प्रकार के बारे में देखा था, जिसमें से 3 प्रकारों को हमको पढ़ना था। जिसमें से आपका जो पहला प्रकार हो जाता है वो आपका हो जाता है ठोस अवस्था, जो कि आपका चैप्टर होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इसको विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। और साथ ही में दूसरा प्रकार आपका इसमें हो जाता है द्रव्य अवस्था, तीसरा प्रकार इसमें आपका हो जाता है गैस अवस्था, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानकारी लेने के बाद में फिर हम लोगों ने ठोस अवस्था को बहुत ही डिटेल में समझा था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को देखा था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, ठोसों के कुछ सामान्य लक्षणों को देखा था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण किया था, जिसका जो आधार था यानी वर्गीकरण का जो आधार था वो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोगों ने ठोसों का वर्गीकरण किया था। जिसमें से आपके 2 प्रकार की ठोस आए थे, जिसमें पहला था आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा था आपका अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वो भी मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में समझा दिया था और साथ ही में उसके उपयोग जो होते हैं उसे भी मैंने आपको बता दिया था। तो यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो आप लोग जरूर से देखिएगा। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझा था, ठीक है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में हम लोगों ने सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखा था, उसके बाद में फिर उसके उपयोग को देखा था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर से स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग आगे तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंतर का आधार। यानी कि जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर कर रहे हैं तो उस अंतर का क्या आधार होने वाला है उसको हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है अंतर का आधार, उसके बाद फिर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे, उसका फिर अक्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे। पॉइंट अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट दिया गया है आकृति। तो यदि हम लोग आकृति की बात करें यानी कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें आकृति कैसी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में आकृति कैसी होती है, वो चीज़ हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो ये आपका पहला अंतर का आधार हो गया, यानी कि पहले अंतर का आधार क्या है, आपका आकृति है। तो क्रिस्टलीय ठोस की यदि हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, निश्चित एवं नियमित होती है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी आकृति निश्चित होती है और साथ ही में नियमित होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग हीरा बता सकते हो, कॉपर बता सकते हो, आयरन बता सकते हो, सारे क्या है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, निश्चित एवं नियमित होती है। तो इस प्रकार से आप क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझ गए। वहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि जो कांच होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, सभी कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं और जिनकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। यानी कि उनमें जो अभिकर्ण होते नहीं, कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती, कोई भी
कण कहीं पर भी जुड़े होते हैं। इसकी वजह से जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो आपका होने वाला है अवयवी कणों की व्यवस्था, यानी कि इसमें अवयवी कणों की किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की यदि हम लोग बात करें तो जो आपकी अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है और नियमित होती है, यानी कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। यानी कि जो एक अणु होता है वो आपका बहुत ही लंबे समय तक एक ही निश्चित व्यवस्था को फॉलो करता है, यानी कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस के जो कह सकते हैं अविकर्ण होते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक एक ही व्यवस्था को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है। वहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें जो आपके अविकर्ण होते हैं वो एक ही व्यवस्था को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग लघु परासी भी बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में जो कह सकते हैं अविकरणों की जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है, कह सकते हैं कि उनकी व्यवस्था होती ही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये भी पॉइंट। इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट दिया गया अंतर का आधार जो आपका तीसरा है इसमें वो आपका है गलनांक एवं क्वथनांक। तो यदि हम लोग गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो उसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे यदि हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है विदलन गुण, यानी कि विदलन का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो तेज धार वाले चाकू से काटने पर स्पष्ट स्वतः प्राप्त होती है, यानी कि जब हम लोग तेज धार वाले चाकू से किसको काटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को, तो कैसी सतह प्राप्त होती है, एकदम स्पष्ट सतह प्राप्त होती है। और वहीं पर यदि हम लोग तेज धार वाले चाकू से क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो वहाँ पर खुरदरी सतह प्राप्त होगी। तो यही आपका समझना था, तो ये आप समझ गए होंगे। वहीं पर यदि हम लोग पाँचवें पॉइंट की बात करें तो उसमें आपका दिया गया प्रकृति। तो यदि हम लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक ठोस होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका रियल ठोस होता है, यानी कि रियल सॉलिड होता है। कौन सा होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और वहीं पर यदि हम लोग बात करें अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो ये आपका आभासी होता है, या कह सकते हैं अतिस्थिति द्रव होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि वास्तविक ठोस ये नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आभासी होता है, या कह सकते हैं इसे नकली ठोस भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया अंतर का आधार का जो पांचवा पॉइंट था वो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब वहीं पर एकदम छठा पॉइंट की बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण आप लोग देखोगे तो इसका जो उदाहरण है आप कॉपर बता सकते हो, आयरन बता सकते हो, आदि क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और वहीं पर यदि हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि कैसे हैं, आपके अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर में। सबसे पहले हम लोग अंतर का आधार हेडिंग डालेंगे, फिर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस हेडिंग डालेंगे, फिर आप लोग पहला और दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करके सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आप लोगों को जब भी जरूरत पड़े तो आप लोग रिवाइज कर सको। ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताया। ठीक है। तो अब हम लोग को जो आगे पढ़ना है जो आपका रियल ठोस होता है, यानी कि रियल ठोस कौन होता है, कह सकते हैं कि जो आपका वास्तविक ठोस होता है, जो कि आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जो चीज़ें जानकारी आपको प्राप्त करनी थी वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को और भी डिटेल में समझने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से होता है, क्योंकि रियल ठोस है तो उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं करने वाले हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो हम लोग किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुविक बल के कारण निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो आपके अवयवी कण उपस्थित होते हैं उनके मध्य में जो अंतराणुविक बल है वो कैसा है, उसके आधार पर हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसको हम लोगों ने चार भागों में बांटा है। जिसमें से जो आपका पहला पॉइंट है, जो आपका पहला कह सकते हैं प्रकार होने वाला है, वो आपका होने वाला आयनिक ठोस। तो अब हम लोग आयनिक ठोस के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। अब आयन में आपके आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं वो आपके आयनिक ठोस कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है। अब इनके मध्य में आकर्षण बल कैसा होता है, यानी कि अंतराणुविक बल कैसा होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो आप लोग बताओगे कि ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, यानी कि इनके मध्य में जो बल पाया जाता है दो अणुओं के मध्य में वो कैसा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उससे अब हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया गया है आयनिक ठोस में, यहाँ पर दिया गया है कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं, यानी कि जब इनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही प्रबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही कठोर होते हैं और इनका जो प्रकृति होती है कैसी होती है, भंगुर होती है, यानी कि जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो एकदम से बिखर जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका आयनिक ठोस होता है उनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य में जो आपका कह सकते हैं कि अंतराणुक बल होता है बहुत ही प्रबल होता है, इसके कारण वो कैसे होते हैं, भंगुर एवं बहुत ही कठोर होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें याद आपको रखना है कि इनके गलनांक एवं कथनांक भी बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है मेनली उसका तो जो आपका कह सकते हैं गलनांक एवं कथनांक जो होता है वो निश्चित होता है, और उसमें यदि हम लोग बात करें आयनिक ठोस की तो आयनिक ठोस का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। आगे इसमें पॉइंट दिया गया है कि इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो ठोस होता है आपका आयनिक ठोस, इसमें जो आपका प्रत्येक आयन होता है वो विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। अब किस प्रकार से घिरा रहता है मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे यहाँ पर ये क्या है Cl माइनस, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका ऋणायन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, धनायन है। तो जैसे हम लोग बात करें Na+ की, तो Na+ जो आपका है वो विपरीत आवेशित कणों के द्वारा घिरा हुआ है इस प्रकार से, यानी कि समान संख्या में विपरीत आवेशित कणों के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए Na+ है तो इसके ऊपर क्या है Cl-, इसके बगल में क्या है Cl-, इसके बगल में क्या है Cl-, नीचे भी Cl-। इसी प्रकार से जो आपका प्रत्येक अविकर्ण होता है वो विपरीत आवेशित जो आपका अविकर्ण होता है उससे जुड़ा होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना होता है, कह सकते हैं घिरा हुआ होता है। वहीं पे यदि हम लोग Cl- की बात करें कैसा हो जाता है, आपका हो जाता है ऋणायन। तो इसके ऊपर देखेंगे यहाँ तो हम लोग Na+ है, इधर भी Na+, इधर भी Na+, इधर भी Na+, यानी क्या है, धनायनों से घिरा हुआ है, ठीक है। ऋणायन जो है आपका वो धनायनों से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से जो आपका धनायन है वो आपका ऋणायनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, इनकी जो संख्या है वो समान होती है। जैसे कि मान लीजिए Cl- है वो आपके 4 धनायनों से घिरा हुआ है, और वहीं पे हम लोग Na+ की बात करेंगे तो आपका 4 Cl- से घिरा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको समझना ये है कि इसमें क्या होता है कि निश्चित संख्या में जो आपका होता है विपरीत आयन जो होते हैं वो इससे सामने घिरे हुए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये क्या है आपका NaCl की चालक व्यवस्था है। तो आगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि जो आपका आयनिक ठोस होते हैं ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ये आपका जो होते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। क्योंकि जब ये आपके ठोस होते हैं तो इनके जो आयन होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम लोग इनको जलीय अवस्था में ले आएँ तो ये आपके विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, यानी कि विद्युत का चलन करने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हो NaCl, KCl, KClO3 और साथ ही में ETC, ये सारे कैसे हैं आपके आयनिक ठोस हैं। और इनमें क्या होता है जो आपका कह सकते हैं कि जब ये ठोस अवस्था में, जैसे NaCl की बात करें तो NaCl यानी कि जो नमक होता है, यदि हम लोग उसको ठोस अवस्था में उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आपका प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग उसको जलीय अवस्था में ले आएंगे तो उसमें विद्युत का चालन होने लगेगा। और यही जो आपका चित्र है ये आपका NaCl का चित्र है, और ये आपका आयनिक ठोस का उदाहरण है। तो इसलिए आप इसको चित्र को भी ध्यान देंगे। और ये NaCl की जालक व्यवस्था इस प्रकार से होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। इसमें मेन पॉइंट आपको यही चीज़ देखना होता है कि इसमें जो आपका कह सकते हैं जो धनायन होता है वो, या कह सकते हैं धनायन को या फिर आप ऋणायन को, ये निश्चित संख्या में विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर हो जाता है आयनिक ठोस, कंप्लीट हो चुका है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग अगले प्रकारों को देखेंगे। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस के जो अगले प्रकार होने वाले हैं उसको हम लोग आगे पेज पर देखते हैं। आप लोग इससे पहले नोट कर बात कर लेते हैं। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार होने वाला है वो आपका हो जाता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, यानी कि इसको हम लोग सहसंयोजक ठोस भी बोल सकते हैं और नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, संयोजी ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि इन जो आपका ये सहसंयोजी ठोस होता है इनके जो अवयवी कण होते हैं इनके मध्य में कैसा कह सकते हैं कि आकर्षण बल पाया जाता है। तो आप लोग बताओगे सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है सहसंयोजक बंध पाया जाता है जिससे त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये बहुत ही कठोर होते हैं, ठीक है। आगे इसमें आपका जो कुछ पॉइंट है जो समझना आपके लिए जरूरी है वो आप लोग देखोगे। यहाँ पर दिया गया है त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है, यानी कि इसका जो गलनांक होता है काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो त्रिविम होती है, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि जो आपका सहसंयोजक ठोस होते हैं ये आपके वैसे तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनमें
एक आपका अपवाद होता है जो आपका हो जाता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो कि बाकी जो जितने भी आपके इसमें होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, बस केवल अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहसंयोजी ठोस को हम लोग परमाणुविक ठोस भी कहते हैं, यानी कि सहसंयोजी ठोस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमाणुविक ठोस भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यदि हम लोग, तो हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सारे कैसे हैं, ये सारे आपके हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें सहसंयोजी ठोसों में जो कणों की व्यवस्था होती है इस प्रकार से होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ होता है, इसमें सहसंयोजक बंद पाया जाता है, परमाणु जो होते हैं इस प्रकार से इस व्यवस्था में जुड़े होते हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये चित्र भी बना लीजिए, ताकि यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर चित्र बना कर रखिए, आप लोग आराम से समझा पाओगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये जो आपका सहसंयोजी ठोस का जो उदाहरण होता है इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, और साथ ही में इसका जो चित्र होगा इस प्रकार से बनेगा आपका, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का आपका तीसरा प्रकार की बात करें तो आपका हो जाता है आणविक ठोस। तो क्या होता है आणविक ठोस, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे ठोस जिनके अविकर्ण जो होते हैं वो अणु होते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे ठोस जिनके अविकर्ण कैसे होते हैं, अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हो H2, SO2, H2O, ये सारे कैसे हैं आपके आणविक ठोस हैं। और साथ ही में इस प्रकार से आप लोग चित्र भी बना सकते हो कि जो आपका आणविक ठोस होता है में कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें, तो जो आपका आणविक ठोस होता है वो 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से तीनों भाग मैं आपको बता देता हूँ। पहला भाग आपका हो जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा भाग आपका हो जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा भाग आपका हो जाता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो इतना आप लोगों को इसमें समझना था, आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार आपका होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लोग चौथे प्रकार की यदि बात करें तो चौथा प्रकार आपका हो जाता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका ये हो जाता है धात्विक ठोस। तो क्या होता है धात्विक ठोस, इसे भी समझ लीजिए, बस ये आपका टॉपिक जो होगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार का वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि हम लोग बात करें धात्विक ठोस की, तो ऐसे ठोस जो धातुएं हों वो धात्विक ठोस कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे ठोस जो धातुएं हों धात्विक ठोस कहलाती है। ये यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें आप लोग देखोगे कि धात्विक ठोस जो होता है वो तन्य होता है तथा आघातवर्धन्य होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इनको हम लोग जब खींचते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ते हैं, और साथ में जब इनको पीटा जाता है तो ये कह सकते हैं कि तन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी कि जो धात्विक ठोस होता है इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो NaCu, ArAu, ये सारे कैसे हैं, धात्विक ठोस के उदाहरण है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।